नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारी चैनल जावा अनलॉक पर। स्प्रिंग बूट एनोटेशंस का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने एनोटेशंस क्या है इसे डिटेल में और आसान तरीकों से समझा था। अभी इस दूसरे वीडियो में हम एनोटेशन कितने टाइप्स के होते हैं ये जानेंगे, और उसके बाद आने वाले वीडियो में हम सभी एनोटेशंस को समझने वाले हैं ही। इसलिए इस स्प्रिंग बूट एनोटेशन सीरीज को फॉलो ज़रूर करें। अगर आपने स्प्रिंग बूट एनोटेशन का पहला वीडियो नहीं देखा तो आपको सबसे पहले पहला वीडियो देख लेना चाहिए ताकि आप दूसरे वीडियो को सही तरह से समझ सको। पहली वीडियो का लिंक हमने ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दिया है। सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर लेते हैं। स्प्रिंग इकोसिस्टम में मौजूद सभी एनोटेशंस एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि स्प्रिंग इकोसिस्टम में एनोटेशंस का यह हिस्सा बड़ा है। इसे एक ही बार में समझना इतना आसान नहीं है। इसका रीज़न है स्प्रिंग इकोसिस्टम ही काफ़ी बड़ा और विशाल है। इसमें कई मॉड्यूल्स हैं जो अपने अपने कामों के लिए कई तरह के एनोटेशंस प्रदान करते हैं, जैसे स्प्रिंग क्लाउड, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग इंटीग्रेशन, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग डेटा आदि। साथ ही कई तरह के थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी है जो कई तरह के एनोटेशंस प्रदान करती है, जैसे जैक्सन @JSON प्रॉपर्टी। लेकिन ये बात भी है, हम एनोटेशन को समझे बगैर हम स्प्रिंग बूट में आगे नहीं बढ़ सकते। ये स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाने के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए हम इस वीडियो सीरीज में काफ़ी आसान तरीके से एनोटेशन को समझेंगे, जिससे आप स्प्रिंग बूट के किसी भी प्रोजेक्ट में आसानी से यूज़ कर सकोगे, चाहे वो प्रोजेक्ट वेब एप्लीकेशन हो या फिर मोबाइल बैकएंड API हो या अन्य और टाइप्स के। चलो शुरू करते हैं और हम देखते हैं हमारी आवश्यकता अनुसार एनोटेशंस कितने टाइप्स के हैं जिसे हम स्प्रिंग बूट में यूज़ करते हैं। एनोटेशंस टाइप्स की बात करें तो हम इन्हें कामों के इंस्ट्रक्शन के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। कौन सा एनोटेशन किस तरह के काम का इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये स्प्रिंग पहचानता है, इसलिए इन्हें इसी प्रकारों में हम रखते हैं, जैसे कोर कंपोनेंट एनोटेशंस, वेब एंड रेस्ट API एनोटेशंस, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एनोटेशंस, डेटा एक्सेस एनोटेशंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग एनोटेशंस, इंटरसेप्टर एंड फिल्टर एनोटेशंस, इवेंट लिस्नर एनोटेशंस, डेटा ट्रांसफर एंड मॉडल एनोटेशंस, टेस्टिंग एनोटेशंस, मिसेलेनियस एनोटेशंस, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशंस। इस वीडियो में हम कोर कंपोनेंट एनोटेशंस को जानेंगे। साथ ही इसमें कौन कौन से एनोटेशंस आते हैं ये भी जानेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे। कोर कंपोनेंट एनोटेशंस, ये वो एनोटेशंस है जो एप्लीकेशन लेवल कंपोनेंट्स को मार्क करते हैं। कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी को इसी कोर कंपोनेंट एनोटेशन से मार्क किया जाता है। इसे थोड़ा डीपली समझते हैं। स्प्रिंग जब प्रोजेक्ट रन करते वक्त क्लासेस को स्कैन करता है तब उन्हें बीन में रजिस्टर करता है, और ऐसे क्लास जो बीन के रूप में रजिस्टर होते हैं, बीन में रजिस्टर हुए इन क्लासेस का उद्देश्य क्या है, यानी ये क्लास क्या करेगा, ये पहचानने के लिए स्प्रिंग एनोटेशन की मदद लेता है। ऐसे एनोटेशन को हम कोर कंपोनेंट एनोटेशंस कहते हैं। @controller, @rest controller, @service, @repository, @component, ये एनोटेशंस कोर कंपोनेंट एनोटेशंस में आते हैं। सबसे पहले हम @controller को समझते हैं। @controller ये जो एनोटेशन है ये मॉडल व्यू कंट्रोलर में, जिसे हम MVC कहते हैं, इसमें कंट्रोलर को मार्क करता है। यानी ये एनोटेशन जिस भी क्लास में दिखेगा स्प्रिंग बूट कंफ्यूज नहीं होगा और समझ जाएगा कि ये एक ऐसी क्लास है जो ब्राउज़र रिक्वेस्ट को हैंडल करती है और व्यू को HTML या JSP में लौटाती है। चलो मैं इसे काफ़ी बिगिनर्स लेवल पे समझाता हूँ, क्योंकि ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। आपने कई ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी होती है, और हम इन वेबसाइट के पेजेस को सीधे ब्राउज़र से ओपन करते हैं। इन्हें स्टैटिक वेबसाइट्स कहा जाता है। यहाँ यूज़र रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह की वेबसाइट की सभी फाइल्स क्लाइंट साइड पे चलती है, इसलिए ब्राउज़र इसे सीधे रेंडर कर सकता है। इसके लिए ब्राउज़र को किसी सर्वर साइड प्रोसेसिंग या किसी कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं होती। यानी सीधे तौर पे बताओ तो यहाँ पे सर्वर की ज़रूरत ही नहीं है, बस होस्टिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम स्प्रिंग बूट में कोई वेब एप्लीकेशन यानी वेबसाइट बना रहे हैं जो सर्वर साइड लैंग्वेज पर आधारित होता है, इसलिए इसे डायनेमिक वेबसाइट्स कहते हैं। यहाँ पे ब्राउज़र को यूज़र रिक्वेस्ट के आधार पर पेज दिखाने होते हैं, यानी इसमें वेबसाइट का कंटेंट या पेज यूज़र की रिक्वेस्ट के अनुसार सर्वर पर बनते हैं और फिर ब्राउज़र में भेजे जाते हैं।
जैसे जब कोई यूज़र किसी पेज की रिक्वेस्ट ब्राउज़र पर टाइप करता है, जैसे /home, तो ब्राउज़र क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट सर्वर को भेजेगा और सर्वर पर आई हुई इस रिक्वेस्ट को एक कंट्रोलर पकड़ लेगा और उसे हैंडल करेगा। हैंडल मतलब उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और आवश्यक पेज ब्राउज़र को दे देगा और फिर ब्राउज़र उस पेज को यूज़र को दिखाएगा। अब ये पेज HTML या JSP में हो सकता है। इस तरह से जो डायनामिक वेबसाइट्स होती है, उन्हें यूज़र रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए कंट्रोलर कंपोनेंट क्लास की ज़रूरत होती है, जिसे @controller इस एनोटेशन से हम स्प्रिंग बूट में मार्क करते हैं। और इस एनोटेशन से स्प्रिंग पहचान जाता है कि ये कंट्रोलर क्लास है जो ब्राउज़र रिक्वेस्ट को हैंडल करेगी। स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनामिक वेबसाइट्स के अंतर को भी आपको समझा देता हूँ, ताकि आप ये ना समझे कि अगर हम आसानी से स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं तो हम डायनामिक वेबसाइट्स क्यों बनाएं। चलो आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप किसी वेबसाइट पर जाते हो और जानकारी प्राप्त करते हैं। आप जैसे और भी लोग उस वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्हें वही जानकारी दिखाई जाएगी। लेकिन जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे सोशल वेबसाइट्स पर जाते हो तो क्या आपको एक जैसी जानकारी दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ हर यूज़र को उसके हिसाब से जानकारी दिखाई जाएगी। उनका प्रोफाइल पेज अलग होगा, उन्होंने सेव किए हुए फोल्डर्स अलग होंगे, सभी यूज़र के पेज पर लोड होने वाला कंटेंट भी उसकी रुचि के अनुसार ही होगा। और इस तरह की वेबसाइट्स को हम डायनामिक वेबसाइट्स कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे स्टैटिक वेबसाइट से ज़्यादा पेचीदा डायनामिक वेबसाइट क्यों होती है। मैंने आपको ये सब इसलिए बताया ताकि आप स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में कंपोनेंट क्लास की भूमिका को अच्छे से समझ सको। तो आगे बढ़ते हैं। हम कंट्रोलर एनोटेशन समझ रहे थे और हम ये भी समझ गए कि कंट्रोलर से स्प्रिंग पहचान जाता है कि इस क्लास का क्या काम है। लेकिन हमें भी तो समझना है कि हमें इस क्लास में क्या करना है। यानी एनोटेशन अगर मार्क कर रहा है कि ये क्लास ब्राउज़र से आने वाली यूज़र रिक्वेस्ट को हैंडल करेगी, तो हमें भी उस क्लास को इस तरह से बनाना होगा और ये भी हमें समझना होगा। चलो समझते हैं। देखो, हम इमेजिन करते हैं हमने प्रोजेक्ट में 3 पेज बनाए, जैसे लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज और होम पेज। यानी यूज़र को हमारे प्रोजेक्ट के होम पेज पर पहुंचने के लिए पहले रजिस्टर करना होगा, फिर लॉगिन करना होगा और उसके बाद वो हमारे होम पेज पे आ सकता है। ऐसा हमारा प्रोजेक्ट है। तो जब भी यूज़र हमारे प्रोजेक्ट पर आएगा उसे लॉगिन पेज दिखाई देगा और अगर वो पहले से रजिस्टर नहीं है तो उसे पहले रजिस्टर करना होगा। अब यूज़र ब्राउज़र में /रजिस्टर टाइप करता है तो ब्राउज़र से वो रिक्वेस्ट फ्रंट कंट्रोलर के पास आएगी, जिसे डिस्पैचर सर्वलेट कहा जाता है। अब डिस्पैचर सर्वलेट देखेगा रिक्वेस्ट किसके लिए है, यानी किस पेज के लिए है और कौन सा कंट्रोलर इसे रेंडर कर रहा है। इसके लिए डिस्पैचर सर्वलेट सभी कंट्रोलर क्लास के गेट मैपिंग एनोटेशन को चेक करेगा और देखेगा कौन से कंट्रोलर में /रजिस्टर की मैपिंग हो रही है। हम इस प्रोजेक्ट के डेवलपर है तो हमें कंट्रोलर में /रजिस्टर की मैपिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमने रजिस्टर पेज बनाया है। यानी हमने जो पेज बनाया है उसकी कंट्रोलर में मैपिंग करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोलर फोल्डर में क्लास बना लेंगे जो रजिस्टर पेज की मैपिंग करती हो और एक मेथड के जरिए रजिस्टर पेज को रिटर्न कर देंगे और उस क्लास में हम कंट्रोलर का एनोटेशन लगा देंगे ताकि स्प्रिंग या हम कह सकते हैं कि डिस्पैचर सर्वलेट उस क्लास को कंट्रोलर कंपोनेंट के रूप में पहचाने। अब जब डिस्पैचर सर्वलेट को उस क्लास में @get mapping /register दिखाई देगा तो वो ब्राउज़र रिक्वेस्ट को टर्न ओवर कर देगा और वहाँ से जो भी व्यू रिटर्न हो रहा है उसे ब्राउज़र को दे देगा और ब्राउज़र उस पेज को यूज़र के सामने रख देगा। लेकिन इस कंट्रोलर क्लास में हमें एक और चीज़ करनी है। जो क्लास इस पेज के लॉजिक को हैंडल कर रही है उसे भी हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा ताकि यूज़र को लॉजिक के साथ वो पेज दिखाई देगा और इसके लिए हम @AutoWire एनोटेशन के साथ लॉजिक क्लास को जोड़ देंगे। लेकिन लॉजिक की जिम्मेदारी कंट्रोलर की नहीं है। इस तरह से हम एक कंट्रोलर क्लास बनाते हैं और कंट्रोलर एनोटेशन के जरिए उसकी पहचान करते हैं। मैंने यहाँ गेट मैपिंग और ऑटोवायर्ड एनोटेशन का जिक्र किया है, उसे आने वाले वीडियो में डिटेल में समझेंगे ही। अभी हम कोर कंपोनेंट एनोटेशन टाइप को समझ रहे हैं। आगे का एनोटेशन है @REST कंट्रोलर। इसका काम भी रिक्वेस्ट को हैंडल करना ही है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि ये एनोटेशन जिस क्लास में लगी है वो क्लास REST APIs के लिए है और JSON या XML में व्यू लौटाएगी। यानी हम जब REST APIs बनाते हैं तो हमें इस एनोटेशन का यूज़ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे का एनोटेशन है @सर्विस। पेज में मौजूद लॉजिक यानी बिजनेस लॉजिक जो भी क्लास हैंडल करेगी उसे @सर्विस एनोटेशन से पहचाना जाएगा, या किसी भी लॉजिक क्लास को स्प्रिंग इसी एनोटेशन द्वारा पहचानता है। लॉजिक यानी किसी भी पेज पर क्रिया पर मिलने वाली प्रतिक्रिया। जैसे लॉगिन पेज में आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है, ये आपकी क्रिया है। पासवर्ड रॉन्ग होने पर क्या दिखाई देगा और पासवर्ड सही होने पर क्या दिखाई देना है। इस तरह की लॉजिक को जो क्लास हैंडल करती है उसे लॉजिक क्लास कहते हैं और @सर्विस ये एनोटेशन हर लॉजिक क्लास को मार्क करता है। आगे का एनोटेशन है @रिपोजिटरी। ये एनोटेशन ऐसे इंटरफेस को मार्क करता है जो JPA रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करता है ताकि डेटाबेस में मौजूद टेबल्स में सर्विस क्लास द्वारा दी गई वैल्यू को चेक कर सके।
सर्विस और रिपोजिटरी क्लास कैसे बनाते हैं ये हम आगे के आने वाली वीडियो में डिटेल में जानेंगे ही। एक्चुअली रिपोजिटरी क्लास में ही एक इंटरफेस है, आगे इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एनोटेशन को समझ रहे हैं। आगे कोर कंपोनेंट एनोटेशंस टाइप के आखिरी एनोटेशन को समझते हैं, जो है @कंपोनेंट। ये एनोटेशन खास तरह के क्लास में लगाई जाती है जब हम किसी खास उद्देश्य के लिए कोई क्लास बनाते हैं और हम चाहते हैं कि स्प्रिंग इसे मैनेज करे, तो हम इस क्लास को @कंपोनेंट के जरिए मार्क करते हैं। जैसे ये मार्क स्प्रिंग देखता है, वो तुरंत इसे इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर पास सौंप देता है मैनेज करने के लिए। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, किसी आवश्यक क्लास में उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना, क्लास की लाइफ साइकिल मैनेज करना, ये सब काम स्प्रिंग EOC के तहत करेगा। थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में ईमेल भेजने की सुविधा देना चाहते हो तो आपको ऐसी क्लास बनानी पड़ेगी जो ये काम करती हो। लेकिन अब इस क्लास को हम स्प्रिंग को कैसे समझाएं? इसमें हम @कंट्रोलर, @सर्विस, @रिपोजिटरी ये एनोटेशंस मार्क नहीं लगा सकते। ये एक सर्विस क्लास हो सकती है लेकिन पूरी तरह से नहीं। और अगर हमने इस क्लास में कोई एनोटेशन नहीं लगाया तो भी स्प्रिंग इसे पढ़ तो लेगा, लेकिन कंफ्यूज हो जाएगा या फिर इस क्लास को इतना तवज्जो नहीं देगा, ना ही इस पर काम करेगा। ऐसे में काम आता है @कंपोनेंट एनोटेशंस। अगर हम इस क्लास को @कंपोनेंट के जरिए मार्क करते हैं तो स्प्रिंग का क्लास की तरफ देखने का नजरिया एकदम बदल जाएगा। स्प्रिंग इस क्लास की एक मेहमान की भांति स्पेशल ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। गौर से इसे पढ़ेगा, ये क्लास क्या चाहती है, किस पेज में इसे रेंडर किया जाना चाहिए, ये सब आप स्प्रिंग सोचेगा। और इस क्लास के ऑब्जेक्ट भी खुद ही बनाएगा और इसे ज़रूरत के हिसाब से आवश्यक पेजों में रेंडर भी कर देगा। और ये सब स्प्रिंग तब करेगा जब वो इस क्लास में @कंपोनेंट इस एनोटेशन को देख लेगा। ये बड़ा कमाल का एनोटेशन है दोस्तों। कई सारे एनोटेशन है जो आगे आने वाली वीडियो में हम धीरे धीरे समझेंगे ही। इस वीडियो में बस इतना ही। क्या आपको एनोटेशन को सीखने में कोई परेशानी हो रही है या आप आसान तरीके से एनोटेशन को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, ये मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।